नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, यहां की सियासत दिलचस्प होती जा रही है। शह और मात के खेल में तमाम पार्टियां लगी हुई हैं। जहां एक और कांग्रेसी खेमे में सन्नाटा है, वहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी लगातार एक दूसरे पर हमलावर है। और इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल के पुराने साथियों का बीजेपी में जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पहले किरण बेदी, फिर साजिया इल्मी और अब आज विनोद कुमार बिन्नी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। सवाल बीजेपी से यह कि आखिर क्यों उन्हें अपने चेहरों पर भरोसा नहीं, और आम आदमी पार्टी को यह सोचना पड़ेगा कि आखिर क्यों उनके खेमे से बड़े चेहरों के पलायन का सिलसिला रुक नहीं रहा। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ कुर्सी के लिए बीजेपी में जा रहे हैं केजरीवाल के बागी? क्या किरण बेदी के बीजेपी में जाने से केजरीवाल का जादू कम होने लगा है? सवाल यह भी कि आखिर दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी ने क्यों उठाया राम मंदिर का मुद्दा? तमाम मसलों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पहले किरण बेदी, फिर शाजिया इल्मी और अब केजरीवाल के खासम खास रहे विनोद कुमार बिन्नी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विनोद कुमार बिन्नी के बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया। ये कमल निशान वाले केसरिया और हरे रंग वाले चोले का असर था या कोई पुरानी टीस? माइक थामते ही बिन्नी आप और केजरीवाल पर भड़क उठे। हमें नहीं पता था कि कुछ महत्वाकांक्षी लोग, 4-5 लोगों की टोली, जिन्होंने मुझे भी वोट बनाया, हमारी बहन को भी वोट बनाया और साथ साथ इस दिल्ली को भी वोट बनाया, ऐसे लुभावने वादे किए, ऐसे झूठ बोले और ऐसे महापुरुष अन्ना जैसे महापुरुष का भी उन्होंने उपयोग करके छोड़ दिया। बीजेपी रणनीति के तहत केजरीवाल के बागी साथियों के बहाने आम आदमी पार्टी पर मनोवैज्ञानिक बढ़त लेना चाहती है। साथ ही दिल्ली की जनता को भी बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि केजरीवाल के करीबी ही अब उन पर भरोसा नहीं करते। शायद तभी बीजेपी ने केजरीवाल को रोकने के लिए पुराने साथियों को बीजेपी में शामिल कराकर ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला जिसकी काट ढूंढना केजरीवाल एंड कंपनी के लिए आसान नहीं। सबसे पहले किरण बेदी को बीजेपी में लाकर सीएम पद को लेकर चेहरे की लड़ाई में आपकी बोलती बंद कर दी, और अब किरण बेदी के शामिल होने के बाद आए तमाम सर्वे के नतीजे भी दिल्ली की सियासी फिजा के रुख बदलने की तस्दीक कर रहे हैं। सी वोटर्स के मुताबिक 55% लोगों ने दिल्ली में मुख्यमंत्री के पद के लिए किरण बेदी को बेहतर बताया है, जबकि केजरीवाल को 41% जनता का ही साथ मिला। वहीं न्यूज 24 आईसोम्स के सर्वे में जब जनता से पूछा गया कि क्या किरण बेदी के आने से केजरीवाल के दिल्ली प्लान पर असर पड़ेगा, तो इस सवाल के जवाब में दिल्ली की 70% जनता ने कहा हाँ असर पड़ेगा। सिर्फ 25% ने माना कि नहीं, किरण बेदी के आने से केजरीवाल के दिल्ली प्लान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 5% कोई भी राय नहीं बना पाए। हालांकि बागियों के बीजेपी में शामिल होने की होड़ को केजरीवाल चुनौती नहीं मान रहे। जो मर्जी वर्सेस जो मर्जी हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता ने 49 दिन देखे हैं, जनता 49 दिन से बहुत खुश है, जनता वो 49 दिन वापस चाहती है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सियासी खींचतान ने दिल्ली की जंग को रोमांचक बना दिया है। वहीं कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान भी सामने आ गई। खबर है कि जब से कांग्रेस ने अजय माकन के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, उसके बाद से लवली नाराज चल रहे हैं। यही वजह है कि लवली ने गांधीनगर से चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। Ravinder Singh Lavli will not be contesting this election, and in his place we will be announcing our candidate. It is already being recommended to the Congress President. We will be announcing it by tomorrow. दिल्ली की चुनावी जंग में ताज किसके सिर सजेगा, ये तो 10 फरवरी तक साफ हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि क्या सिर्फ कुर्सी के लिए बीजेपी में जा रहे हैं केजरीवाल के बागी? सवाल ये भी है कि किरण बेदी के बीजेपी में जाने से केजरीवाल का जादू कम होने लगा है। प्रशांत गुप्ता, दिल्ली, न्यूज 24। तो चलिए तमाम सवालों पर अब चर्चा करते हैं, और सबसे पहले आपकी मुलाकात में अपने जो मेहमान हैं उनसे करवा दूं। भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर संबित पात्रा, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आतिशी मरलीना है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। बरखा सिंह कांग्रेस से मेरे साथ मौजूद हैं, और विनोद अग्निहोत्री सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों का स्वागत है। और सबसे पहला सवाल आतिशी आपसे है मेरा, चूंकि जो सर्वे है मेरे पास, 2 सर्वे का मैं यहां जिक्र कर रहा हूं। एक तो सी वोटर का जो सर्वे है उसके मुताबिक
55% लोगों ने दिल्ली में मुख्यमंत्री के लिए किरण बेदी को बेहतर बताया है, जबकि केजरीवाल को 41% जनता का साथ मिलता दिख रहा है इस सर्वे में। जबकि जो न्यूज 24 का अपना सर्वे है उसके मुताबिक हमने जो सवाल पूछा था आतिशी कि क्या किरण बेदी के आने से केजरीवाल के दिल्ली प्लान पर असर पड़ेगा, इस सवाल के जवाब में दिल्ली की 70% जनता ने कहा है कि हां असर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर झटका लगता दिख रहा है आप लोगों को। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहूंगी कि जो सी वोटर का सर्वे और ये आज के नवभारत टाइम्स में आया भी है, ये शायद अभी सर्वे पिछले 1 महीने का नहीं है, शायद 1 साल पुराना है। पहली बात नहीं दिसंबर का है। दूसरी बात, हमने किरण बेदी जी का राजनीति में स्वागत किया है। हमने किरण बेदी जी का राजनीति में स्वागत किया है क्योंकि हमारा मानना है कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, स्वच्छ छवि वाले लोगों को राजनीति में आना चाहिए, ऐसे ही राजनीति साफ होगी। देखिए, भाजपा को किरण जी को क्यों लाना पड़ा? क्योंकि उन्हें यह स्पष्ट था कि वो अपने नेतृत्व में, जहां पे सतीश उपाध्याय जैसे उनके जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं मीटर की दलाली करते हैं, जो पता चल गया था कि जो मीटर तेज चल रही हैं वो उनके अध्यक्ष ने लगाए हैं, ऐसे नेतृत्व के साथ वो चुनाव में कैसे जाए? लेकिन आतिशी, आप ही ने मजबूर किया एक तरीके से किरण बेदी को लाने के लिए बीजेपी को। बार बार आप चेहरे पे सवाल पूछती थी कि आपका चेहरा कौन है, चेहरा कौन है। अब वो एक ऐसा चेहरा लेकर आ गए कि आप लोग को जवाब देते नहीं बन रहा है। खुश है बिल्कुल नहीं, हम तो बिल्कुल खुश हैं कि भाजपा को हमने मजबूर कर दिया एक साफ छवि के व्यक्ति को लाने के लिए। अच्छा। वैसे भी ये स्पष्ट था कि भाजपा आम आदमी पार्टी के सामने इतनी नर्वस थी, उनको एक अरविंद केजरीवाल से लड़ाई करने के लिए 1 पीएम, 3 सीएम, 400 एमपी, किरण बेदी, शाजिया आलमी, विनोद कुमार बिन्नी, एक लाइन लगा दी है उन्होंने एक अरविंद केजरीवाल से लड़ने के लिए। संबित पात्रा जी, देखिए ये आंकड़ा जो है ना, जो तमाम सर्वे के मुताबिक ये बात अब सामने आ रही कि किरण बेदी लीड ले रही है, ये तभी संभव हो पाया है जब आपने एक आयात किया किसी नेता को अपनी पार्टी में। आपकी पार्टी के तमाम जो नेता थे वो इस पर असर नहीं डाल पा रहे थे। जब तक आपके पार्टी के पुराने दशकों तक जिन्होंने लड़ाई लड़ी दिल्ली में वो नेता रहे सामने, तब तक अरविंद केजरीवाल आप लोगों से माइलेज दे रहे थे। संबित पात्रा जी, देखिए, ये आयात और निर्यात पे तो मैं अभी सेकंड स्टैंड पे बोलूंगा। अगर पहले मैं जरा एक खुशफहमी दूर कर दूं, हमारी बहन अतशी मार्लिना ने बार बार, आज इससे पहले भी किसी चैनल में हम थे तो वो कह रही थी कि 300 सांसदों को और न जाने अनगिनत एमएलओ को, प्रधानमंत्री स्वयं और न जाने कितने कितने नेताओं को हमने मैदान में जंग पे उतारा है ताकि अरविंद केजरीवाल जी को हराया जा सके। मैं बहुत आदर के साथ कहना चाहूंगा, मैं आदर करता हूं अरविंद केजरीवाल जी का। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण भी पूरे सेना के साथ उतरे थे बहुत लोगों को परास्त करने के लिए। उसका अर्थ ये नहीं था जिन लोगों को भगवान श्री राम और कृष्ण ने परास्त किया वे बड़े पराकाष्ठा वाले व्यक्ति थे और बड़े ही उन्नत धरण के व्यक्ति थे। कभी कभी अराजकता को ध्वंस करने के लिए भी राजकता को पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए। ये राजकता की तैयारी है, ये गवर्नेंस की तैयारी है कि किसी भी कीमत पे अराजकता को पनपने नहीं दिया मानते हैं ना। दूसरा, आयात निर्यात, ये गवर्नेंस आपके नेताओं से मुमकिन नहीं था। जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान चेहरे थे, जो अग्रिम पंक्ति के नेता दिल्ली में नजर आते हैं, उनके जरिए ये मुमकिन नहीं था, इसीलिए किरण बेदी को लेकर आप आए। चलिए अब मैं इसका उत्तर देता हूं, आयात निर्यात वाला। आप देखिए, अच्छे के साथ अच्छा जुड़ जाए तो क्या बुरा हो जाए। हमारे पास और अच्छे लोग थे, एक और अच्छा आ गया, तो इससे तो अच्छा मल्टीप्लाइड अच्छा इज इक्वल टू अच्छा ही तो हो गया, लेकिन बुरा थोड़ी हो गया। के ऐलान के बाद पात्रा जी, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मैं उसके बाद आज विनोद कुमार बिन्नी, जगदीश मुखी को, उनको सीएम कैंडिडेट क्यों नहीं बनाया? मैं उत्तर दे रहा हूँ। आप ये मान रहे हैं कि आपने क्यों नहीं मनीष सिसोदिया को बना दिया? बना देते, वो भी तो अच्छे आदमी है तथाकथित रूप से। आपने अरविंद केजरीवाल को क्यों बनाया? हमने तो अभी घोषित नहीं किया है, मगर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपने क्यों नहीं कोहली जी के भाई को बना दिया? जो बेचारी संतोष कोहली जी की हत्या हो गई थी, उसके भाई को आप मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनाते, एक दलित चेहरा भी आता, एक बेचारी जो बहन मर गई थी उसका भाई भी उभर के आता। आपने क्यों अपनी महत्वाकांक्षा दिखाई है? केवल अरविंद केजरीवाल जैसे आपका निर्णय आपके पार्टी का है, हमारा निर्णय हमारे पार्टी का है। आप चिंता न करिए, आप अरविंद केजरीवाल जी की जमानत जब्त कैसे ना हो। संबित पात्रा जी, लेकिन ये बात तो अब साफ हो गई है ना डॉक्टर संबित पात्रा, ये बात तो अब साफ हो गई ना कि किरण बेदी दिल्ली में आप का चेहरा है, क्योंकि आज उन्हीं के घर पर तमाम बैठकें भी हो रही हैं, तमाम सांसद आपकी पार्टी के वहीं पहुंच रहे हैं।
देखिए, वो एक, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वो एक बहुत बड़ी चेहरा है, मगर क्या उनका रोल रहेगा ये पार्लियामेंट्री बोर्ड बताएगा। ये मेरे विषय का अतिक्रमण होगा। क्या बात कर रहे हैं आप? मेरे साथ यहाँ पर विनोद अग्निहोत्री मौजूद है, उनसे कमेंट ले लेता हूँ। बरखा जी के पास जाऊं उसके पहले कहीं से भी किसी भी पार्लियामेंट्री बोर्ड को अब ये बताने की जरूरत है विनोद अग्निहोत्री जी की अब मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी होंगी। जिस तरह से वो भाषण दे रही हैं और ये सब कह रही हैं कि मैं सेक्रेटरी को लेकर सुबह 9 बजे निकलूंगी, वो तो मान के चल रही कि मुख्यमंत्री बन चुकी हैं दिल्ली में। देखिए, संबित जी हमारे मित्र हैं और भाजपा के प्रवक्ता है, वो तो हर इस पे वही कहेंगे कि पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है, लेकिन कुछ परसेप्शंस होते हैं और कुछ संकेत दिए जाते हैं बिना औपचारिक घोषणा के। वो संकेत भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। किरण बेदी निश्चित रूप से विधायक बनने के लिए भाजपा में शामिल नहीं हुई है। नंबर 1, वो अपनी सारी, उन्होंने अपने यू टर्न जो लिया है अपने सारे बयानों का, अपने सारे पुराने सिद्धांतों का, कि भाजपा और कांग्रेस जिसको वो वोट देने लायक पार्टी नहीं समझती थी, आज वो गुणगान कर रही हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के गुजरात 2002 को लेकर सवाल उठाए थे, कहा था जवाब देना पड़ेगा। आज उनको उनमें तमाम नेता के गुण नजर आ रहे। तो अगर उन्होंने यू टर्न लिया है तो कहीं न कहीं कोई बड़ा आश्वासन है उनको, और ये संकेत है नंबर 1। दूसरी बात ये है कि उन्होंने जो भाजपा कार्यालय में जिस तरह से संबोधित किया, वो लग रहा था कि शपथ लेने के बाद कोई मुख्यमंत्री संबोधित कर रहा है, नॉट ओनली घोषित मुख्यमंत्री कि देखिए सेक्रेटरी चलेंगे 9 बजे। बातों में साफ भी कर दिया विनोद जी, आप इस पे बात इसलिए कि मोदी साहब से मैंडेट लेकर आए। तो इसलिए जो है इसमें कोई किसी तरह का संदेह नहीं है। भाजपा उसमें हो सकता है भाजपा ये नारा लगा दे कि चलो चलें बेदी के साथ। ये नारा लगेगा क्या संबित पात्रा जी? मोदी के साथ तो देश चल रहा है, दिल्ली चले बेदी के साथ, वो ये भी लगा सकते हैं और तुकबंदी में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लेकिन हो सकता है ना भी लगाए। संबित पात्रा जी तुकबंदी के माहिर है, मैं चाहूंगा कमेंट। हो सकता है ना भी लगाए, लेकिन मैसेज दे दिया गया है। जिस तरह से सांसदों को बुलाया जा रहा, भाई साजिया जी शामिल हुई, वो तो नहीं बुला रही सांसदों को, बिन्नी जी शामिल हुए, वो तो नहीं बुला रहे सांसदों को। तो किरण बेदी जी अगर बुला रही हैं, वरिष्ठता में एकदम सबसे ऊपर हो गई वो। हर्षवर्धन जी आज गए, देर से पहुंचे, मिल नहीं पाए उनसे, वो निकल गए। ये भी एक सवाल है संबित पात्रा जी। देखिए, सब कुछ ठीक है ना पार्टी के अंदर, क्योंकि हमें भी ये जानकारी मिल रही है कि आज तमाम सांसद तो वहां पहुंचे किरण बेदी जी से मिलने, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन बहुत देर से पहुंचे थे और तब तक किरण बेदी घर से निकल चुकी थी। चलिए, मैं पहले उत्तर इसका परसेप्शन का देता हूं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि एक बहुत अच्छा परसेप्शन दिल्ली में बना है। निर्णय क्या पार्लियामेंट्री बोर्ड लेती है वो अलग विषय है, मगर मैं तमाम चैनलों में कह रहा हूं कि दिल्ली का चुनाव आयरन लेडी वर्सेस IRUN रन मैन के बीच हो रहा है, और आयरन मैन की ये हार निश्चित है, आयरन लेडी का जीत निश्चित है। यह भी परसेप्शन का मामला है। अच्छा। और जहां तक पार्टी में सब कुछ ठीक है कि नहीं, आप बताइए, तमाम सांसद हाथों में गुलदस्ता लिए, होठों पे मुस्कुराहट लिए आ रही हैं। तो स्वाभाविक रूप से विकल्प क्या है सर उनके पास? जिस पार्टी में फूल खिला है, जिस पार्टी में सुगंध फैल रहा है, वो तो आपके बीजेपी के दफ्तर में भी उस वक्त में देख रहा था। वो दृश्य आपने भी देखा होगा जब मंच से किरण बेदी को संबोधित कर रही थी और आपके पार्टी के तमाम नेता, दिल्ली में जो अग्रिम पंक्ति के नेता हैं, 5-7 नेता, वो सब वहां चुपचाप बैठे हुए थे, मुस्कुरा रहे थे। नहीं, बैठे ही नहीं थे। कुछ तो उबासी ले रहे थे और कुछ तनाव में भी सामने देख रहे थे, ऊपर देख रहे थे। वो मुद्राएं बड़ी दर्शनीय थी अगर आप देखें। लेकिन ठीक है, संबित जी कह रहे हैं, संबित जी की बात को मानना चाहिए, पार्टी की अधिकृत लाइन वो बताएंगे। लेकिन निश्चित रूप से जब भी किसी बाहर के नेता को, बाहर से मतलब आरोपित, आयात करके, अभी आयात निर्यात की बात हो रही थी ना, तो जिस तरह आयात करके किसी भी नेता को जब पार्टी लाके ऊपर रखती है, कोई पार्टी हो, खाली भाजपा नहीं, कांग्रेस पार्टी हो, कोई पार्टी हो, तब इस तरह की, जब शीला दीक्षित आई थी दिल्ली में, तो कांग्रेस में भी तमाम दिक्कतें हुई। बिल्कुल। बरखा सिंह जी, चूंकि अब शीला दीक्षित का जिक्र हो गया तो मुझे कांग्रेस की याद आ गई। जरा मुझे ये बताइए, चलिए आतिशी के खेमे में अगर हलचल है, लेकिन कांग्रेस क्यों डर रही है? कांग्रेस भी क्या फिर से मुकाबले में आ गई है? अरविंदर सिंह लवली साहब ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस अपना काम कर रही है। कांग्रेस एक जमीनी स्तर की पार्टी है, वो जमीन पे अपना काम कर रही है। शोर मचाने के लिए दो पार्टियां बहुत है, उन्होंने शोर मचाने दीजिए। हम लोग अपने वर्करों में अपने काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, और हमारे यहाँ कोई इस तरह की परेशान। बरखा जी, चुनाव के साथ चुनाव लड़ रहे हैं बाकायदा। लवली आपके बड़े नेता, उन्होंने आखिरकार मना कर दिया चुनाव लड़ने से, क्यों आखिर? देखिए, उन्होंने इसलिए मना किया है कि वो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। अच्छा। और उन्होंने सारी दिल्ली में उनको जाना है। उन्होंने अपनी जगह एक एरिया के जो उनका ब्लॉक प्रेसिडेंट है, उसको उन्होंने चुनाव में उतारा है और हर एरिया में जा भी रहे हैं।
किरण बेदी भी अब हो सकता है चुनाव लड़े, हर एरिया में जा भी रही हैं। सोनिया गांधी भी चुनाव लड़ती है, हर एरिया में जाती है। ये कौन सा तर्क है बरखा सिंह जी? अखिलेश जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं, और वो जाते हैं पार्टी प्रचार के लिए, चुनाव लड़ती थी, जाती थी। ये तो बरखा जी देखिए, नेता तो वही होता है जो खुद चुनाव लड़े और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके उसका सबको जिता के भी लाए। नरेंद्र मोदी भी चुनाव लड़े और जिता के भी लाए, तो नेता तो वो होना चाहिए ना। बरखा जी, अखिलेश जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, उनकी कुछ अपनी भी परेशानियां होंगी, कुछ अपने आपस की होंगी, मुझे नहीं पता, मतलब लेकिन मैं ये बात नहीं कह सकती हूँ, ये बात बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई गुटबाजी नहीं है। हम लोग अजय माकन जी की बिल्कुल नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारे प्रचार कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन बाकायदा हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और आप देखिएगा इस चुनाव के खुद ही आपने उनका नाम ले लिया, माकन साहब का नाम लेने वाला था, कहीं यही तो नहीं कि उनका जो नेतृत्व है नागवार गुजर रहा है आपके यहाँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। और मैं आपको बता रही हूँ कि आने वाले जो नतीजे हैं वो चौंकाने वाले होंगे। क्या होंगे चौंकाने वाले? मुझे बताइए तो क्या होंगे चौंकाने वाले नतीजे? चौंकेगा कौन? कौन चौंकेगा? ये तो जो रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा ना। नहीं, कौन चौंकेगा? आप लोग चौंकेंगे या जनता चौंकेगी? नहीं, ये तो जी मैं थोड़ा आऊँ क्या बीच में? डॉक्टर संबित पात्रा पॉलिटिकल। हाँ, देखिए पहले तो मैं ये बताऊं कि बरखा सिंह जी वरिष्ठ भी हैं, बहुत मृदुभाषी हैं, उन पे ज्यादा अटैक करना अच्छा नहीं लगता है। मैं उनका नमस्कार भी करता हूं, मगर 2-3 बिंदु मैंने उनके अभी वक्तव्य से सुना है। पहले उन्होंने कहा कांग्रेस जमीन पे काम कर रही है, जमीन की पार्टी है, मगर मुझे लगता है बरखा जी बहुत जल्दी जमीन के नीचे ही जाने वाली है। कांग्रेस जमीन से नीचे की पार्टी बनने वाली है। दूसरा, बरखा जी आप नहीं कहेंगी मगर हम लोग बता दें, हम लोग छोटे भाई हैं आपके। आप देखिए आज दिल्ली में अगर सबसे बड़ा अत्याचार कोई है तो वह है कि कांग्रेस का टिकट मिल जाना। जिसको कांग्रेस का टिकट मिल जा रहा है उसको लग रहा है कि उसके ऊपर ना जाने कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है, वो घर से निकलना नहीं चाहता, वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो आप व्यंग करने में माहिर है डॉक्टर संबित पात्रा। ये गलत, बिल्कुल मैं इस बात को आप व्यंग करने में माहिर है, लेकिन मेरा सवाल है बिल्कुल गलत बात नहीं। आज सबसे बड़ा जो प्रणाली है वो कांग्रेस का टिकट पाना है। ठीक है, लेकिन संबित पात्रा जी कांग्रेस को आपको थैंक्स कहना चाहिए। वाला रिजल्ट होगा। संबित पात्रा जी, कांग्रेस को शुक्रिया तो कह दीजिए आप। एक मिनट देखिएगा, सवाल सुन लीजिए संबित जी, आप कांग्रेस को शुक्रिया कह दीजिए क्योंकि पैराशूट लैंडिंग वाली चीज उनसे आप लोगों ने भी अब सीख ली है। आपके यहाँ भी एक तरह कैंडिडेट इस तरह से आ गई है किरण बेदी जी, तो ये कल्चर आपके यहाँ भी आ गया, उसके लिए शुक्रिया तो कहिए कांग्रेस को। संदीप जी को ये कहना चाहूंगी कि कम से कम हम बाहर से लोगों को तो नहीं लेके आ रहे हैं, हमें हमारे अपने चेहरे हैं, हमारे अपने लोग हैं, हम अपना चुनाव खुद लड़ रहे हैं। अच्छा, हम कहीं और से उठा के नहीं ला रहे हैं। अब आपने मुझे कहने पे मजबूर किया है तो मैं कह रही हूँ कि ये वही है जिन्होंने अन्ना आंदोलन, आप सुनिए संदीप जी, अब आप भी सुनिए, आपने मुझे छेड़ा है तो अब आप सुनिए कि अन्ना आंदोलन के मंच पे इन्हीं प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या क्या बोला था, आज उन्हीं को आप अपनी पार्टी का नेता बना के प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब काम तो हमें बाहर से नहीं लाना पड़ रहा है, हमारे अपने नेता हैं, हमारे अपने लोग हैं, हम अपने आप काम कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस में अपने लोगों के भरोसे सब कुछ हो रहा है और आप संबित पात्रा जी बाहर से ला रहे हैं। 2 शब्द क्या कह दिया, बरखा जी तो बिल्कुल जाग गई हैं। हाँ, मैं अब उसका उत्तर दे देता हूँ। ऐसे पूरी कांग्रेस को जगा दीजिए संबित जी। कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि हम निर्यात करके हम निर्यात करके ला रहे हैं, तो इसका उत्तर यही है बरखा जी, हम तो ये निर्यात आयात का व्यापार जो है हिंदुस्तान के अंदर ही कर रहे हैं, इटली से तो निर्यात करके नहीं ला रहे हैं ना। विषयांतर हो रहे हैं। एक अंदर किरण बेदी जी, एक मिनट, हम फिर से अपने टॉपिक पे लौटना चाहेंगे। आतिशी मलिना मेरे साथ है, आम आदमी पार्टी से। आतिशी, आप तो 7 समुद्र पार से। एक मिनट आतिशी, मेरा सवाल आपसे ये है, जो लोग आपके अरविंद केजरीवाल साहब के साथ रहे किसी जमाने में, जब सड़क पर संघर्ष हुआ, लंबा आंदोलन चला, अन्ना हजारे के जो सब साथ थे, वो धीरे धीरे करके अगर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, कहीं उसके पीछे आपको कुर्सी की कबड्डी तो नजर नहीं आ रही है? कुर्सी तो एक बड़ी वजह नहीं है, क्योंकि किरण बेदी जी के बारे में तो साफ तौर पर यही बात कही जा रही है। देखिए उन्होंने खुद इनफैक्ट मन से ये बात कही थी कि मेरे पास डॉक्टर हर्षवर्धन भी आए थे एक बार कि आप पार्टी में शामिल हो जाएं, लेकिन मैंने चाय पिला के उन्हें वापस भेज दिया था और आज बिना मिले वापस भेज दिया। देखिए संबित जी भी खुद अभी आयात निर्यात की बात कर रहे थे। भाजपा की ऐसी स्थिति आ गई है कि अरविंद केजरीवाल से लड़ने के लिए उन्हें अरविंद केजरीवाल के ही पुराने साथियों की आवश्यकता है। भाजपा की खुद अभी योग्यता भी नहीं है अरविंद केजरीवाल के सामने लड़ने की।
ये बात एक चीज है, लेकिन मेरे ख्याल से अखिलेश जी जो मुद्दा आज के दिन में महत्वपूर्ण ये है कि हमें दिल्ली के लिए भाजपा के पास कोई भी प्लान नहीं है। इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आज तक भाजपा सिर्फ एक ही चीज करती आई है, आम आदमी पार्टी पे अटैक करती आई है। चाहे इनके प्रधानमंत्री जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो रामलीला मैदान से बोलते हैं कि नक्सली हैं, इन्हें जंगल में भेज दीजिए, चाहे विजेंद्र गुप्ता ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं कि अरविंद केजरीवाल मदारी हैं। भाजपा के पास आज दिल्ली के लिए कोई विजन नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के सामने एक विजन रख रही है। आपका जो विजन है, दिल्ली के लिए पानी की सप्लाई कैसे करेंगे, हम बिजली के बिल कैसे कम करेंगे, हम स्कूल, दिल्ली के स्कूल, अस्पताल कैसे करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा कैसे। वो अरविंद केजरीवाल साहब का क्या विजन है वो भी देखे, किस तरीके से वो जनता को ये सलाह दे रहे हैं। वोट की जब बात आती है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों से आप पैसे ले लो, अगर पैसे दिए जाएं तो, लेकिन आम आदमी पार्टी को वोट देना। क्या ये विजन है? जरा सुनिए क्या कहा अरविंद केजरीवाल साहब ने। और एक बात है जी, अब ये चुनाव का टाइम है, पैसे देने भी आएंगे, आते कि नहीं आते? दोनों पार्टियां आएंगी, बीजेपी वाले भी कांग्रेस वाले भी। पैसे देने आए, मना मत करना, ले लेना, दोनों पार्टियों से ले लेना। अपना ही पैसा लूट रखा इन्होंने, किसी ने 2G में लूट लिया, किसी ने कोयले में लूट लिया, और कोई पार्टी ना देने आए तो उनके दफ्तर जाके ले लेना, कहना जी आए नहीं, हम इंतजार कर रहे थे आपका, तो दफ्तर जाकर ले लेना। क्या ये विजन है आतिशी मलिना? देखिए अखिलेश जी, जब हम इस भाषण को देखते हैं तो हमें समझने की जरूरत है कि आज के लोकतंत्र में चुनाव से पहले पैसा बांटना, चुनाव से पहले शराब बांटना एक बहुत कॉमन चीज हो गई है। अभी दिवांग जी एक शो में हमारे साथ पहले थे, वो ही बता रहे थे कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में 330 करोड़ रुपए पकड़े गए थे जो चुनाव से पहले बांटे जा रहे थे। तो आम जनता को समझना ये जरूरी है कि जो पैसे बांटे जाते हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। समझाने का क्या यही तरीका हो सकता है? काले धन का पैसा है। अगर आप चुनाव से पहले पैसे लेते हैं तो चुनाव के बाद जो सरकार बनेगी। विनोद जी, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जिसने लंबा आंदोलन लड़ा, जिसकी पहचान इसी तौर पर बनी, लोकपाल की बात की जाती है, और दूसरी तरफ आप एक तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की बात कह रहे हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, देखिए, अरविंद केजरीवाल अन्ना आंदोलन के नेता रहे हैं, उससे निकले हैं। हाँ। और उन्होंने पिछले चुनाव में भी एक बार इस तरह की बात की थी, लेकिन उस वक्त लोगों ने ये मान करके कि चुनाव आंदोलन से निकले लोग हैं। हाँ। और ये बात एक व्यंग में वो कह रहे हैं, तो उसको अनदेखा कर दिया था। लेकिन आज जो उन्होंने बयान दिया है, आतिशी जी यहाँ बैठी हुई हैं, बड़ा अच्छा बोलती हैं और इस तरह की, लेकिन आज जो है, अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इस समय मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। मुझे लगता है अपने भाषण में कोई भी जिम्मेदार नेता हो, उसको बोलने से पहले थोड़ा तौलना चाहिए। अगर आप तौल के नहीं बोलेंगे तो इस तरह से आप बोलेंगे। आप अगर ये कहते हैं, चूंकि आप नई राजनीति की बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अगर ये कहते हैं कि लोग आपको पैसे देने आएंगे, शराब पिलाने आएंगे, आप मत लीजिएगा और वोट अपने हिसाब से सही आदमी को दीजिएगा और अपने लिए वोट मांगते, ऐसे में सवाल ये गलत। एक चीज छोटा सा, और दूसरी बात ये है कि इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि लोग सारे लोग पैसे लेके ही वोट देते हैं। हाँ। मुझे लगता है ये भी धारणा गलत है कि लोग पैसे लेके वोट देते हैं। और दूसरी बात ये कहना कि पैसे ले लेना और उसके बाद वोट मुझे देना, ये भी गलत है। उनको ये कहना चाहिए था पैसे लेने कोई आए उसको आप भगा दीजिए। डॉक्टर समित पात्रा जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे आपकी पार्टी के नेता नितिन गडकरी साहब एक बार बहुत प्रैक्टिकल हो गए थे, उन्होंने कहा था कि 2-4 काम हमारे वो कर देते हैं, 2-4 हम कर देते हैं, उसी टाइप से बहुत प्रैक्टिकल हो गए केजरीवाल साहब ने बात कह दी। खैर वो तो बहुत प्रैक्टिकल है गडकरी जी तो। देखिए, केजरीवाल साहब ने वही कहा है जो वो अपने जीवन में फॉलो करते हैं। हमने देखा था कैसे ही जब कैमरे बंद हुए थे, चुपके से जाके ये बिजनेस क्लास के फ्लाइट में बैठ गए थे, बाहर आके प्रवचन ट्रेन के बारे में देते हैं। जैसे कैमरा ऑफ होता है प्लेन में बैठ जाते हैं बिजनेस क्लास में। ठीक उसी प्रकार से आज जनता को उन्होंने बरगलाने की कोशिश की कि आप पैसे ले लीजिएगा। आप देखिए, इस तरह से इन्होंने दिल्ली की जनता को एक तरह से बिकने वाली जनता कहा है। अगर उन्होंने कहा है कि जो पैसा दे ले लेना और वोट मुझे देना, उसका अर्थ ये था कि दिल्ली की जनता बिकाऊ है। ये दिल्ली की जनता के लिए सबसे बड़ी गाली है। अरविंद के ये बीच में कौन बोल रहा है, कौन एनार्किज्म कर रहा है बीच में,
बीच में अनार्किज्म कहां से हो रहा है? हाँ, जब मैं कंप्लीट कर लूं उसके बाद अनार्की करना ठीक रहेगा। आप देखिए, उससे अच्छा होता कि अरविंद केजरीवाल जी कहते कि नहीं, पैसे किसी से मत लेना, शराब किसी से मत लेना और वोट अच्छे आदमी को देना। अच्छा आदमी किसी भी पार्टी में हो सकता है, ये जनता के विवेक पे छोड़ना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल जी जो अपने आप को एनार्किस्ट होते हुए सबसे बड़ा विवेकी मानते हैं, यही तो सबसे बड़ा व्यंग है। आज व्यंग में किया नहीं, व्यंग एक्सपोज हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी ही सबसे बड़े व्यंग के रूप में। संबित पात्रा जी, जिसे बार बार आप एनार्किस्ट कह रहे हैं, उसी ने आपको दिल्ली में परेशान भी कर रखा है। इस बात को मत आप भूलिए। आखिरकार किरण बेदी को आप लेकर आए हैं। लेकिन आतिशी मरलीना, आपसे मेरा सवाल है, क्यों आखिर इस तरह की बात अरविंद केजरीवाल कहते हैं? राजनीति में आप लोगों से सुचिता की उम्मीद की जाती थी, एक अलग राजनीति की बात कहती थी आप लोग, लेकिन आप तो ऐसा लगता है कि अब उसी रास्ते पर आप लोग भी चल पड़े हैं। नहीं अखिलेश जी, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल मैं ये स्पष्ट कर दूं कि पिछली बार भी आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव से 2 दिन पहले अपने कार्यकर्ताओं को 2500 स्पाई कैमरास बांटे थे कि जहां पे भी पैसा और शराब बंट रहा हो, हमने पकड़ने का प्रयास किया था। इलेक्शन कमीशन की मदद भी करी थी दिल्ली विधानसभा चुनाव में। दूसरी बात, जैसे मैं संबित जी को बता रही थी, किसी भी राजनीतिक भाषण में एक व्यंग की शैली होती है। ठीक है, लेकिन अरविंद केजरीवाल वो शख्स हो चुके हैं जो आज की ये राजनीतिक परिस्थिति है कि चुनाव से पहले पैसे बांटे जाते हैं, शराब बांटी जाती है, बहुत बड़े स्तर पे बांटी जाती है। जो भी दे, वोट हमें डालना ना हो तो पार्टी के दफ्तर से जाकर पैसे ले लो। इस चीज को इतनी सती तरीके से आप नहीं देख सकती आतिशी, ये सिर्फ व्यंग भर है। आतिशी, बेहतर होता अगर वो कहते हैं कि अगर कोई पैसे लेके आए तो उसको भगा दीजिए। समझाने की कोशिश कर रही हैं हम। देखिए एक सेकेंड अखिलेश जी, इसलिए क्योंकि जनता को ये समझना जरूरी है कि जो पैसे चुनाव से पहले बांटे जाते हैं वो आते कहां से हैं। अच्छा, वो जनता से ही चोरी किए हुए होते हैं, भ्रष्टाचार के पैसे होते हैं। और जब ये सरकारें ऐसे पैसे बांट के आती हैं तो बाद में आपके स्कूल नहीं चलते, आपको राशन कार्ड के लिए पैसे देने होते हैं, आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पैसे देने होते हैं, ना अस्पताल चलते हैं, बिजली के बिल महंगे होते हैं, पानी के बिल महंगे होते हैं। चलिए ठीक है, आप तमाम तर्क दीजिए, लेकिन ये तर्क हलक से नीचे नहीं उतरते हैं। इस तरह की बात अगर लोगों के बीच एक जनसभा में अरविंद केजरीवाल कहते हैं, वो भी तब जबकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सिर्फ ये नहीं कह सकते आप कि आंदोलन ही कर रहे हैं, एक संवैधानिक पीठ पे वो रह चुके हैं। तो सबसे बड़ा सवाल में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किरण बेदी के बीजेपी में जाने से क्या केजरीवाल का जादू कम होने लगा है? क्या सिर्फ कुर्सी के लिए बीजेपी में जा रहे हैं ये केजरीवाल के तमाम बागी? इन सब के बीच आज एक जो बयान आया सुब्रमण्यम स्वामी का, उसने कई सवाल खड़े किए हैं और उससे एक बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया कि दिल्ली चुनाव से पहले आखिरकार बीजेपी ने राम मंदिर का मुद्दा क्यों उठाया है। आपको सुनवाते हैं पहले सुब्रमण्यम स्वामी का वो बयान। तो मैं तो कहता हूं कि राम मंदिर तो बनना ही है। नरेंद्र मोदी ने कहा थोड़ा टाइम दे दो, जनवरी 2016 तक उसको टाइम मिलेगा, उसके बाद राम मंदिर की प्रक्रिया। डॉक्टर संबित पात्रा जी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, क्या आप इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, वैसे आपने जो बयान अभी सुनवाया, मैं सुन तो नहीं पा रहा हूं, वॉइस क्लियर नहीं है, मगर जो भी कहा होगा सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, नहीं। वो हमेशा ही संविधान के दायरे में ही कहना चाहिए या कहा होगा। तो आपको देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मत तो बहुत स्पष्ट है। राम मंदिर का विषय, राम मंदिर का जो संवैधानिक विषय है, संविधान के आधार पर ही मंदिर बनेगा। नहीं, उन्होंने ये कहा है, दीजिए क्योंकि वॉइस क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं उन्होंने जो बात कही है। उन्होंने एक बात, उसमें महत्वपूर्ण बात ये कही है, नरेंद्र मोदी साहब का वो हवाला दे रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी जी ने मुझे ये बात कही है कि साल 2016 तक राम निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। संबित पात्रा जी, नहीं, देखिए, मुझे नहीं पता उनकी किस प्रकार की बात हुई है प्राइम मिनिस्टर के साथ, मगर मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते इतना जरूर कह सकता हूं और बहुत ही अथॉरिटी के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो करेगी वो संविधान के निहित ही करेगी। अच्छा। और ये हमारे मैंडेट का विषय, मैनिफेस्टो का विषय है। हाँ। हमने अपने मैनिफेस्टो में भी यही कहा है, इसलिए आश्वस्त रहें कि जो संविधान कहेगा, जो न्यायालय कहेगा, सुप्रीम कोर्ट में है जाहिर तौर पर, ऐसे में संविधान वही कहेगा जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा। आतिशी मरलीना, इस बयान का इस वक्त क्या मतलब है? क्या इसको दिल्ली चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट वही कहेगा जो संविधान में फैसला है। जी,
देखिए अखिलेश जी, इस प्रकार का पैटर्न जो हम एक सांप्रदायिक स्टेटमेंट्स का, कम्युनल स्टेटमेंट्स का और कम्युनल पोलराइजेशन का देखते हैं, वो कई बार चुनावों से पहले देखने को मिला है। लोकसभा के चुनाव से पहले हमने देखा, अभी हम रिसेंटली भी देखें तो दिल्ली में त्रिलोकपुरी में जो हुआ, बवाना में जो हुआ, तो कई बार ये सवाल उठते हैं कि क्या ये भाजपा की राजनीतिक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि हम लोगों को धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास करें। जी संबित कुछ कह रहे थे आप? और हम संबित जी हम बिल्कुल एविडेंस के साथ उनके सामने जाएंगे, जो हमने एविडेंस मीडिया को भी प्रस्तुत किया है कि सतीश उपाध्याय जी जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तेज चलने वाले मीटर्स लगाते हैं। बिल्कुल बोले। कल जो नोटिस, आप मुद्दे से भटकाइए मत संबित जी। यहाँ पर बात ये हो रही है कि क्यों सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इस समय पे राम मंदिर का बयान दिया है। क्या आप चाहते हैं कि दिल्ली में अमन चैन खत्म हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ संभाव से रह ना पाए? संबित पात्रा जी, आपका प्रवचन बंद हो गया हो तो अब मैं बोलूं? अब मैं बोल लूं? प्रवचन खत्म हो गया हो तो? बिल्कुल बिल्कुल बोले। आप देखिए जिस प्रकार का नोटिस का सिलेक्शन मंदिर की बात तो आप कर रहे हैं। वैसे इलेक्शन कमीशन ने अरविंद केजरीवाल जी को कहा है कि सब पैरा 1 और पैरा 1 के अंतर्गत अरविंद केजरीवाल आप मुद्दे से मत भटकाइए, मुद्दे से मत भटकाइए, मुद्दे से मत भटकाइए संबित जी। यहाँ पे सुब्रमण्यम स्वामी के बयान की बात हो रही है। सुब्रमण्यम स्वामी के बयान पर आपको क्या कहना है? आप मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मुझे एंकर ने पूछा है मैं वही जवाब दूंगा। आप शांत होइए। अभी आप प्रवचन बाद में करेंगे, मुझे पूरा अपना जब सवाल सुब्रमण्यम स्वामी के बयान पर है तो आप क्यों सतीश उपाध्याय को बीच में लेकर आ रहे हैं? त्रिलोकपुरी के मामले में सुब्रमण्यम स्वामी कह रही है वो झूठ कह रही है। आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से झूठ कहते रही है दिल्ली में, खुद चुनाव आयोग ने फटकार लगाई है अरविंद केजरीवाल को और अरविंद केजरीवाल को झूठा कहा है। एक बार फिर से दर्शकों के सामने सुब्रमण्यम स्वामी को बयान संबित जी पर अब ये तो संबित जी ये बता दीजिए आप, संबित जी आप ये बताइए सुब्रमण्यम स्वामी ने ऐसा बयान क्यों दिया? वो मैंने बता दिया है ना। आप सुन कहाँ रही थी उस समय? अच्छा चलिए, आपने बता दिया, वो सुन नहीं पाई। लेकिन विनोद अग्निहोत्री जी से मेरा सवाल है। विनोद जी, 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने एक बात कही जो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात तो ये है कि वो हवाला दे रहे हैं प्रधानमंत्री का। उनका ये कहना है कि नरेंद्र मोदी साहब ने उन्हें ये बात कही है कि थोड़ा सा टाइम और दे दो और हम लोग 2016 तक मंदिर का काम शुरू करेंगे। इस बयान का क्या मतलब है इस वक्त, जबकि दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं बहुत जल्द? देखिए सुब्रमण्यम स्वामी अगर ये बयान कह रहे हैं तो क्या इसे बीजेपी के बयान के तौर पर देख सकते हैं? नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं। वो कभी कोई बात गैर जिम्मेदारी से नहीं कहते हैं। इस बात से तो संबित जी सहमत होंगे। और मुझे लगता है कि अगर उन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से उसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। और मेरी भी एक जानकारी है जो मैं शेयर करना चाहूंगा। मैंने खुद एक खबर लिखी थी अमर उजाला में और जो काफी चली थी कि बीच में जब हाशिम अंसारी वाला मसला आया था और उन्होंने अपने को पक्षपातकार बनने से इनकार किया था, तो उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री जी से कराने की कोशिश हुई थी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। और उस वक्त तमाम सारा मुद्दा उठा था। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को संघ के नेताओं से अनुरोध किया था कि अभी 2 साल तक मुझे काम करने दीजिए, मुझे विकास का और गवर्नेंस के एजेंडे पर जीत के मुझे 2 साल तक इन चीजों से दूर रखिए। यानी 2 साल का मतलब 2016 हो जाता है। तो मैं दोनों चीजों को अगर जोड़ रहा हूं तो सुब्रमण्यम स्वामी की बात में कहीं जरूर एक मुझे तथ्य दिखाई पड़ता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अगर अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर मुद्दे को रखे हुए है तो 2019 में चुनाव जाने से पहले उसको जनता के बीच में बताना होगा कि उसने इसमें क्या किया। उसके पहले 2017 में उत्तर प्रदेश है, 2017 में उत्तर प्रदेश है, तो 2016 से जब शुरू करेंगे, ये 2016 से जब शुरू करेंगे तो उत्तर प्रदेश गर्म होगा। तो उत्तर प्रदेश जब गर्म होगा तो उसकी गर्मी का राजनीतिक लाभ तो भाजपा लेना चाहेगी ना। तो निश्चित रूप से ये सारा एक लंबी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। और दिल्ली में अगर उस गर्मी का कुछ लाभ मिल सकता है तो वो भी। तो बरखा जी, आपको भी लगता है कि बिल्कुल सोच समझकर ये बयान दिया है सुब्रमण्यम स्वामी ने? देखिए, मैं बिल्कुल इस बात पे कहीं न कहीं इत्तेफाक रखती हूँ कि बिल्कुल सोची समझी इन लोगों की रणनीति है। मगर मैं ये कहना चाहूंगी कि दिल्ली एक बहुत ही शांति प्रिय शहर है। यहाँ पे इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए जो जनता को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के बाशिंदों को, जिनसे कि यहाँ का अमन शांति में बाधा पड़े। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। राजनीति अपनी जगह है
ठीक है डॉक्टर समित पात्रा, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आप कुछ कहना चाह रही है बहुत देर से। अखिलेश जी ये स्पष्ट है, अखिलेश जी ये स्पष्ट है कि विकास की जो बात करती है भाजपा, वो एक तरह से एक फ्रंट है। इनकी असली राजनीति घर वापसी की है, इनकी असली राजनीति राम मंदिर की है, इनकी असली राजनीति कहती है कि महिलाओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, इनकी असली राजनीति कहती है कि महिलाओं को जीन्स नहीं पहननी चाहिए। ये है असली राजनीति भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा। विकास का इन्होंने सिर्फ एक मुखौटा रखा हुआ है। डॉक्टर समित पात्रा, साक्षी महाराज स्टेटमेंट देते हैं तो अगले दिन साध्वी प्राची स्टेटमेंट देती हैं। कैसे रोकेंगे भाजपा वाले, इन्हें दिल्ली की जनता जानना चाहती है। समित पात्रा जी, विकास सिर्फ मुखौटा भर है। हाँ, देखिए फरवरी 10 तारीख को घर वापसी होगी, आम आदमी पार्टी की घर वापसी होगी जंतर मंतर में, फिर वो वहीं रहेंगे, उसके बाद वहां से नहीं निकलेंगे, ये हमें आश्वासन। आप बताइए सर कि क्या आपके नेतागण नहीं कहते कि महिलाओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए? दोनों पार्टी का क्या मनोहर लाल खट्टर नहीं कहते महिलाओं का बलात्कार होता है क्योंकि वो गलत प्रकार के कपड़े पहनती हैं? अरे आप चिंता करिए, आप नक्सलियों को टिकट क्यों देते हैं? आप जाके तमाम जगहों पर नक्सलवादियों को, जो प्रूव्ड नक्सलवादी हैं, उनको आपने टिकट दिया हुआ है। आप इतनी जगह बाकी जगह चिंता क्यों कर रहे हैं? आप अभी चिंता करिए कि किस प्रकार से दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपनी जमानत बचाए। आप इतनी परेशान मत हो, घर वापसी होगी, जंतर मंतर घर वापसी होगी। संबित जी, आपको इस तरह की अभद्र भाषा, कोई नक्सली कहता है, कोई कहता है जंगल में जाओ, कोई कहता है मदारी है अरविंद केजरीवाल। अभद्र भाषा कहाँ है? मुद्दों की बात अभद्र भाषा दिखाओ आपको। जनता को साफ दिख रहा है कि भाजपा नकारात्मक राजनीति कर रही है, नकारात्मक राजनीति भाजपा कर रही है। ना उनके पास बिजली का कोई सोल्यूशन है, ना पानी का है, ना शिक्षा का है, ना स्वास्थ्य का है, ना महिलाओं की सुरक्षा का है। भाजपा मुद्दों की बात नहीं करती है, भाजपा सिर्फ आम आदमी पार्टी को अटैक करती है। किरण बेदी का भाषण अगर आपने सुना हो तो उसमें महिलाओं की सुरक्षा को सबसे ऊपर उन्होंने रखा है। 6P, हाँ 6P जो लेकर वो आई है उसमें। देखिए उसमें भी उन्होंने ये कह दिया है कि काम तो सारा परिवार को करना पड़ेगा। आप अपना प्लान बताइए, आप दिल्ली में क्या रखेंगे? सीसीटीवी कैमरास का क्या करेंगे? डीडीसी में बस मार्शल्स का क्या करेंगे? दिल्ली में लाइटिंग का क्या करेंगे? दिल्ली में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का क्या करेंगे? बीजेपी कम से कम अपना विजन तो बताए। आम आदमी पार्टी को अटैक करना दिल्ली की राजनीति का मजाक उड़ाना है। यहाँ पे बहुत बड़े मुद्दे, बड़ी समस्याएं हैं। भारतीय जनता पार्टी में अब लाया गया, शामिल किया गया, भले ही आप स्कूलों को कैसे ठीक चुनाव की करेंगे? तारीखों के ऐलान के बाद आपको लग रहा है कि इससे बीजेपी को कुछ बड़ा फायदा होने जा रहा है? गेम चेंजर के तौर पर आप देख रहे हैं? इससे बीजेपी को 2 फायदे हैं, मैं जो देख रहा हूँ। देखिए किरण जी, अन्ना आंदोलन के समय से भी उनकी बीजेपी के बीच प्रति उनकी एक सहानुभूति थी, और बाद में तो खैर वो उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद तो नरेंद्र मोदी जी का समर्थन भी करना शुरू कर दिया था अपने ट्वीट्स के जरिए। बीजेपी को 2 फायदे हैं। एक पहली बात तो ये, जो बीजेपी के ऊपर बार बार ये आरोप लग रहा था, बार बार ये एक चुनौती पेश की जा रही थी कि आपका चेहरा कौन है, आपका चेहरा कौन है, आप मोदी जी के नाम पर ही लड़ना चाहते हैं, आप हर चीज जो है मोदी के नाम पर करना चाहते हैं। तो एक चेहरा ला करके उन्होंने जनता के सामने पेश कर दिया और ये बता दिया कि अरविंद केजरीवाल का जो यूएसपी है, ईमानदारी का, कर्मठता का, इसका अन्ना आंदोलन का। अब आज देखिए 2 प्रमुख पार्टियां जो मुकाबले में है, दोनों के चेहरे हैं अन्ना आंदोलन से निकले हुए, ये केजरीवाल और किरण। यानी आज दिल्ली का चुनाव अन्ना आंदोलन के दोनों उत्तराधिकारी वारिसों के बीच में हो रहा है। को भी सोचने की जरूरत है ना इसमें कि आखिरकार अन्ना आंदोलन के चेहरों के भरोसे ही दिल्ली जीतने की सोच रहे हैं। एक बड़ा फायदा जो बीजेपी को ये है कि एक ढाल उन्होंने अपने खड़ी कर दी है। किरण बेदी को एक ढाल बना के खड़ा कर दिया गया है कि अगर चुनाव भाजपा जीतती है तो चलो चले मोदी के साथ, सफल हो गया नारा। मोदी जी का दिग्विजय रथ जो है, चक्रवर्ती अश्वमेध रथ आगे बढ़ रहा है। अगर चूक जाती है भाजपा और तो किरण बेदी, बिल्कुल डॉक्टर, तो ये ढाल भी है, डॉक्टर समित ढाल भी है। अरविंद केजरीवाल ने आज यही बात कही है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में बीजेपी डूबता जहाज है और हार का ठीकरा बेदी पर फोड़ने के लिए आप उन्हें बीजेपी में लेकर आए हैं। देखिए, अगर बीजेपी में दिल्ली इस प्रकार से डूबता जहाज है तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी हमारे विषय में कमेंट नहीं कर रही होती। आपने कभी सुना है कि भारतीय जनता पार्टी सुबह उठते ही कांग्रेस के बारे में कमेंट करती है? जो डूब रहा है, जो जहाज खत्म हो चुका है, उसके बारे में हम कमेंट करके अपनी एनर्जी क्यों बर्बाद करें?
चूंकि ये तैरता हुआ जहाज है और उनका खुद का हाल परेशान है, इसलिए वो हमें डूबता हुआ जहाज नहीं बताएंगे तो और क्या करेंगे। आप बताइए, जब से परसों से किरण बेदी जी हमारी पार्टी में आई हैं, आप देखिए किस प्रकार से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की नींद उड़ी हुई है। अरे वो हमारी पार्टी में आई है, आपको क्या मुश्किल है? आप अपनी पार्टी को देखिए ना, आप अपनी पार्टी को संभालिए। डॉक्टर साहब, बीजेपी का जहाज तैरता हुआ जहाज है, लेकिन टाइटेनिक भी बहुत बड़ा जहाज था और वो भी तैरता हुआ जहाज ही था। देखिए संबित जी, नहीं, सवाल ये टाइटेनिक के सामने आम आदमी पार्टी की अब शिलाखंड बन पाएगी, ये महत्वपूर्ण बात है। अगर शिलाखंड नहीं बन पाएगी तो निकल जाएगा। तो क्या किरण बेदी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में तुरुप का पत्ता चल दिया है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम पार्टियों के नुमाइंदे मौजूद हैं और आतिशी, अब आपसे मैं बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगा। आप लोग बार बार मोदी साहब से घबरा कर ये कह रही थी बीजेपी से कि वो बताए कि आखिर उनका चेहरा कौन है दिल्ली में। अब वो किरण बेदी को लेकर आगे, बड़ी चुनौती आपके लिए अब कौन है? मोदी चुनौती बड़े थे या फिर अब किरण बेदी? देखिए, हमने तो किरण बेदी जी का राजनीति में स्वागत ही किया है। हम तो बहुत पहले से चाहते थे कि किरण जी और किरण जी जैसे लोग राजनीति में आए, कि वो राजनीति को साफ कर सके। सवाल बस ये है कि क्या किरण बेदी जी एक मुखौटा बन के रह जाएंगी और उनके पीछे सतीश उपाध्याय जी जैसे लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं। आपका आतिशी जी, आपका जो सर्वोदयी आग्रह है, बिल्कुल, और हम स्वागत करते हैं कि भाजपा में अगर बीजेपी आई है तो हमें उम्मीद है कि भाजपा के साथ उन्हें जो आपत्तियां थी अब वो ठीक करेंगी कि क्यों भाजपा को आरटीआई में आना चाहिए, क्यों अपने फंडिंग के सोर्सेज डिस्क्लोज करने चाहिए। ये सब किरण बेदी जी ने सवाल उठाए हैं और मुझे भरोसा है कि भाजपा के अंदर होने वाले भ्रष्टाचार को वो ठीक करने का प्रयास करेंगी। सवाल ये है कि क्या एक अकेली किरण बेदी भाजपा के डूबते हुए जहाज को बचा पाएंगी? जहां सतीश उपाध्याय मीटर की दलाली करते हुए पाए गए हैं, दिल्ली के लोगों के मीटर जो तेज चलते हैं वहां के प्रदेश अध्यक्ष लगा रहे हैं। अब इस प्रकार की राजनीति बात तो है डॉक्टर समित पात्रा, बार-बार सतीश उपाध्याय का नाम आतिशी ले रही है, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं। इन्होंने मजबूर तो कर दिया खुलासे कर करके और तमाम दस्तावेज लाकर के आपको चेहरा बदलना पड़ गया दिल्ली में। समित पात्रा जी, मुस्कुरा रहे हैं आप? देखिए, इस प्रकार के खुलासों को पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। कैसे ये इसी मीटर के मामले में 2013 में संदीप दीक्षित का नाम ले रहे थे और 2015 में सतीश उपाध्याय कह रहे थे। कल ही इलेक्शन कमीशन ने इनको लताड़ा है और इलेक्शन कमीशन ने कहा है बिना तथ्यों के आधार पर आरोप लगाना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करना होता है। दूसरा, देखिए, आम आदमी पार्टी का मोटो क्या है ये समझ लीजिए। 2 लाइन में आम आदमी पार्टी का मोटो है, तू काम ना कर, तू काम ना कर, केवल काम का जिक्र कर और जिक्र का फिक्र कर। काम वाम कुछ नहीं करेंगे, केवल जिक्र करेंगे। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए और उसके बाद परेशान तो कर दिया। आगे क्यों क्या करेंगे, क्या करेंगे, महिला सुरक्षा पे क्या करेंगे, नौकरियों के लिए क्या करेंगे? ठीक है, हो गई वो बातें। आप लोग अपने मैनिफेस्टो में आपने रखा है, वो देखिए ये बात तो संबित जी भी मानेंगे कि अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के बाद झारखंड और महाराष्ट्र और हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव लड़ी, वहां उसका मुकाबला कांग्रेस से था और कांग्रेस का ग्राफ बिल्कुल नीचे गिर रहा है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा जमीन नीचे चली जाएगी, संबित जी कहेंगे, लेकिन उसका ग्राफ नीचे है। यहाँ मुकाबला उनका उस पार्टी से है तो लोकसभा चुनाव में हार जरूर गई, लेकिन वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में भाजपा के विरोध का झंडा उठाए खड़ी हुई है। तो अभी संबित जी ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था कि भगवान राम को भी जो है सेना बना के लड़ना पड़ा था। तो संबित जी, भगवान राम भी लौकुश से जो है कई बार उनको भी लौकुश के सामने हारना पड़ा था, तो इसलिए थोड़ा सा मजबूती से लड़िए, ये उसमें मत रहिए। मेरा तो आपसे सुझाव यही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। रामायण का याद मगर श्रीलंका में रहते थे वो तो अलग विषय था। नहीं, वो ऋषि कुमारों ने वहाँ भी रथ रोका था, इसलिए ऋषि कुमारों ने बीच में रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में हम ऋषियों को तो नमन करते हैं, मगर किसी और दिन बात हो जाएगी सर, मेरे पास अब बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अब ये देखना अहम होगा, बड़ा दिलचस्प भी है कि ये जो अरविंद केजरीवाल वर्सेज किरण बेदी का मुकाबला अब दिल्ली में है, कौन बाजी मारता है।